तो आज हम देखेंगे यूनियन टेरिटरी चैप्टर नंबर 5 ऑफ लक्ष्मीकांत। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड आर्टिकल 4 इन द पार्ट फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये डील करते हैं हमारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से। ठीक है, तो जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 में ये लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, भारत वर्ड लिखा हुआ है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे आप जो पॉइंट टू बी मेंशन है कि यहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं लिखा है। एंड इसमें आपका अगर आप देखोगे तो एक तो आपकी कंट्री का नाम आ गया इंडिया एंड दूसरा आ गया टाइप ऑफ पॉलिटी। द टाइप ऑफ पॉलिटी इज़ इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो यूनियन का क्या मतलब है, जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने बोला कि हमने जो फ्रेज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रेफर किया रेदर देन द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, तो ही गेव लाइक 2 आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, सो पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि जो फेडरेशन, इंडियन फेडरेशन बना है, ठीक है, ऑल्दो हम फेडरेशन वर्ड यूज़ ही नहीं करते, तो जो इंडिया बना है, इंडिया, इट इज़ नॉट द रिज़ल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ठीक है, तो वो किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है, किसी एग्रीमेंट से नहीं बना है। ठीक है, मतलब अमेरिकन फेडरेशन अगर आप देखोगे, अमेरिकन फेडरेशन वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि अमेरिका जो है वो 13 कॉलोनीज़ थी। ठीक है, तो वो एक साथ आई। ठीक है, उसके अलावा उसमें और ऐड हो गए, टोटल 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, और वो जो सब है ना, वो सब एक अग्रीमेंट से बने हैं। ठीक है, एक अग्रीमेंट से बने हैं, तो वो अग्रीमेंट से बने हैं इसलिए वो एक फेडरेशन है। ठीक है, इंडिया फेडरेशन नहीं है क्योंकि वो एक अग्रीमेंट से नहीं बना है। दूसरा पॉइंट ये है कि द स्टेट्स हैव नो राइट टू सिसीड फ्रॉम द फेडरेशन। तो इंडिया में राइट नहीं है, जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास कोई राइट नहीं है सिसीड करने का, अलग होने का। ठीक है, इंडिया में नहीं है ये ऐसा राइट। ओके, US में भी नहीं है। ठीक है, तो इसका हम पॉइंट आगे देखते हैं अभी। तो फेडरेशन इज़, अब तो इंडिया जो बना है, ठीक है, अगर आप इसको इंडिया का जो फेडरेशन अगर आप बोलते हो तो ये इसको हम यूनियन बोल रहे हैं, हम फेडरेशन क्यों नहीं बोल रहे। ठीक है, तो वो हमने रीज़न देख लिए कि हमारा अग्रीमेंट से नहीं बना है एंड इंडिया जो है उसमें स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो सिसीड कर सके। ठीक है, तो यूनियन है इसीलिए हम यूनियन बोलते हैं एंड दिस यूनियन इज इंडिस्ट्रक्टिबल। ओके, तो ये बोलता है कि जो हमारी कंट्री है वो एक इंटीग्रल होल है एंड डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो डिवाइडेड है। ठीक है, जो हमारे इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नॉट बिकॉज कि वो मतलब सिसीड करने की पावर नहीं है। ठीक है, एंड तो आर्टिकल 1 में एक और चीज़ है, एक तो हमने देखा इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा है हमारा कि जो टेरिटरी है इंडिया की
वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। एक तो टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, एक हो गया यूनियन टेरिटरीज, एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो मे बी एक्वायर्ड, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज हो गई, एक स्टेट की टेरिटरी हो गई, और दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है। एंड अगर आप इसमें जो हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो नेम्स से है, ठीक है, तो नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड जो भी उसका टेरिटोरियल एक्सटेंड की कितनी उसकी टेरिटरी होगी वो आपके फर्स्ट स्केड्यूल में है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितने स्केड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? ओरिजिनली जो थे वो 8 थे, अभी कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट स्केड्यूल में नेम्स एंड टेरिटोरियल एक्सटेंट इज गिवन, ओके। सो जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, एक सेकेंड, इसमें हमने देखो आर्टिकल 1 में 2 चीज़ें देखी हैं अभी तक। एक तो इट इज़ इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड दूसरा हमने देखा है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इज कैटेगराइज्ड इनटू 3, जो हमने यहाँ पे देखी 3 कैटेगरी, स्टेट की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज एंड योर एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। नाउ तो अब इसमें इसी में लिखा है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, ठीक है, दिस इज अ वाइडर कंसेप्ट देन द यूनियन ऑफ स्टेट्स। वाई इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट? कि ये एक वाइडर कंसेप्ट है देन द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स और यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली टेरिटरी ऑफ इंडिया में तो इसमें तो क्या है, खाली सिर्फ स्टेट्स हैं, यहाँ पे आपका यूनियन टेरिटरीज भी है या और कोई टेरिटरी, ठीक है, कोई फॉरेन की टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड एट एनी टाइम, तो ये भी कॉन्सेप्ट इसमें है, इसलिए ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नाउ हाउ टू एक्वायर फॉरेन टेरिटरी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टेरिटरी एक्वायर करनी है तो वो कैसे करेंगे? सो ये मेंस के लिए नहीं है इम्पॉर्टेंट, दिस चैप्टर इज़ फॉर प्री ओनली। तो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये कि किस तरीके से करेंगे, बट बुक में दिया है तो एक बार थोड़ा सा रहना चाहिए। तो सेशन, ठीक है, कोई ट्रिटी से परचेज, गिफ्ट, लीज या प्लेबिसाइट जो होता है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं उस तरीके से, ठीक है। बाय ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन जो अभी तक हिदर्टो अनऑक्यूपाइड बाय रिकॉग्नाइज्ड रूलर, तो अभी तक जो एक्वायर नहीं हुआ है कहीं पे, ठीक है, तो अगर हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है तो उसको ऑक्यूपाई करना, देन कन्क्वेस्ट से, वॉर वगैरह से, ठीक है, इस तरीके से भी एक्वायर कर सकते हैं। और सब्जुगेशन, किसी ने हमें ही लैंड दे दिया अपना, सब्जुगेट कर दिया है, ठीक है, तो इस तरीके से एक्वायर किया जा सकता है। नाउ वी कम टू द आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट अ मिनट। देखो आर्टिकल 1 हो गया, अब हम आते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 बोलता है पार्लियामेंट को कि यूनियन ऑफ इंडिया लाइक एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, ठीक है। सो देखो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 थोड़े से रिलेटेड है।
आर्टिकल 3 जो है एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बात करेगा, एंड आर्टिकल 2 किसी न्यू टेरिटरी की बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया में कोई भी टेरिटरी एडमिट कर सकता है, ठीक है। कोई न्यू टेरिटरी नहीं है, न्यू टेरिटरी भी बोल सकते हो, हाँ, मतलब न्यू स्टेट की भी बात हो रही है, तो इस्टेब्लिश कर सकता है न्यू स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 2 दो पावर देता है, एक तो न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करने की, और दूसरी पावर मैं थोड़ा सा क्लियरली बोलती हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। देखो, आर्टिकल 2 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास दो पावर है, ठीक है, टू एडमिट न्यू स्टेट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, ओके। एंड आर्टिकल 3 क्या बोलता है, और हाँ, आर्टिकल 2 ये उस पार्ट की बात करता है विच इज़ नॉट करंटली इन यूनियन ऑफ इंडिया, जो अभी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। तो कोई न्यू टेरिटरी है, उसको आपने यूनियन ऑफ इंडिया में मिला दिया, या फिर कोई न्यू स्टेट ही बना दी, इस्टेब्लिश ही कर दी, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। लेकिन आर्टिकल 3 क्या बोलता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, उसमें कोई चेंज करना हो, ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग स्टेट्स में ही कोई चेंज करना हो तो आर्टिकल 3 है, ठीक है। तो मतलब कि ये एक इंटरनल रीएडजस्टमेंट वाली बात है। मतलब कि जैसे ये हमारा, ठीक है, इंडिया है, सब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड ना, मैं तो नहीं बनाती हूँ, समथिंग लाइक दैट, थोड़ा सा यहाँ से ठीक होगा। एनीवेज, ये मान लो कि इंडिया में जो भी हमारी स्टेट्स डिवाइडेड हैं, ठीक है, यहाँ से केरला हो गया, ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, ये अपना तमिलनाडु, इधर अपना आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, बंगाल वगैरह जो भी है। तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट करने के लिए बात हो रही है यहाँ पे कि मान लो कि महाराष्ट्र की जो टेरिटरी है वो थोड़ी सी कम कर दी, कर्नाटका में दे दी, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास है। तो ये आर्टिकल 3 उसी की बात कर रहा है, ओके। आर्टिकल 3 उसी की बात करता है। तो पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो एक न्यू स्टेट बना दे, ठीक है, बाय सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, एक किसी भी स्टेट से टेरिटरी को निकाल दी, ठीक है, और या फिर दो स्टेट की टेरिटरी को मिक्स करके किसी और को दे दिया, या कुछ टेरिटरी ले ली कहीं से, यहाँ से इस स्टेट से ले ली, उस स्टेट से ले ली, और फिर एक नई स्टेट ही बना दी। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। दूसरी पावर है कि वो इंक्रीज़ कर सकता है एरिया किसी भी स्टेट का। तीसरी पावर है डिक्रीज़ भी कर सकता है एरिया। चौथी पावर है ऑल्टर कर सकता है बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री एडजस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, ऑल्टर कर सकता है कि इस स्टेट की ये बाउंड्री है तो नहीं, इसकी ये बाउंड्री है, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड देन ऑल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये तो इंटरनल एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये एरिया बढ़ाना, एरिया डिक्रीज करना, बाउंड्री ऑल्टर करना, ये सब तो एक कॉमन है। एग्जाम पर्सपेक्टिव में पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते, बट ये पॉइंट बन सकता है कि नेम ऑफ स्टेट बदलने का किसको पावर है। ऑब्वियसली यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब सेंटर पार्लियामेंट के पास पावर है एक्चुअली।
ठीक है, पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये था हमारा आर्टिकल 3। अब इस आर्टिकल 3 में 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। आर्टिकल 3 में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा रिलेटेड टू दिस, बिकॉज ये स्टेट का मैटर है भाई, तो वो जो है प्रायर रिकमेंडेशन आपके प्रेसिडेंट के इसमें चाहिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन आपके प्रेसिडेंट की चाहिए। दूसरा, प्रेसिडेंट जो है स्टेट लेजिस्लेचर को, उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर को वो जो बिल है, ठीक है, वो रेफ़र करेंगे बिफोर बिफोर रिकमेंडिंग द बिल प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम। बिल रिकमेंड प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन रिकमेंड करने से भी पहले स्टेट लेजिस्लेचर में जाना चाहिए, ठीक है, फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। ओके, सो बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में जाना चाहिए फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, लेकिन यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के जो व्यूज़ हैं वो बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। जो व्यूज़ होंगे वो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहेंगे, ठीक है। एंड अगर मान लो कि बार बार एवरी टाइम कोई भी अमेंडमेंट उस बिल में चाहिए, कोई भी अमेंडमेंट चाहिए तो हर बार फ्रेश रेफरेंस नहीं चाहिए टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब बार बार स्टेट लेजिस्लेचर के पास हम भेजें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यूनियन टेरिटरी के केस में तो कोई रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यूनियन टेरिटरी के केस में तो रेफरेंस की ज़रूरत ही नहीं है। यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल तो पार्लियामेंट मतलब सेंटर के पास रहता है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल, तो इसलिए वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब इस आर्टिकल 3 से हमें ये पता चला कि जो स्टेट हैं उनका मतलब उनकी एग्जिस्टेंस इज़ नॉट कि क्या कहते हैं, गारंटीड नहीं है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज किसी भी स्टेट का एरिया कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, नई स्टेट बना सकते हैं, यहाँ से टेरिटरी लेके इधर से टेरिटरी लेके एक नई स्टेट बना सकते हैं। तो इसीलिए जो हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इनडिस्ट्रक्टिबल क्यों? क्योंकि यूनियन तो नहीं टूट सकता, किसी भी स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो पाए। तो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, स्टेट्स को तो ऑल्टर किया जा सकता है ना, इसीलिए इंडिया तो ये है। लेकिन अगर आप यूएस की बात करोगे तो वो इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, तो वहाँ पे स्टेट भी नहीं टूटेंगे, यूनियन भी नहीं टूटता, ठीक है। मतलब स्टेट की पावर नहीं हिला सकता यूनियन, गॉट इट। स्टेट की पावर्स जो हैं अमेरिका में इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है एंड इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स हैं, मतलब जो यूनियन है वो स्टेट की पावर्स को नहीं, स्टेट पावरफुल है वहाँ पे, स्टेट की अलग से पावर को वो कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अमेरिकन फेडरेशन और इंडिया में ये डिफरेंस है। नाउ वी कम टू द आर्टिकल 4। देखो आर्टिकल 4 क्या है। आर्टिकल 4 बोलता है कि ये जो भी हम आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा कि न्यू स्टेट्स, ठीक है, जो अभी हमारे टेरिटरी में नहीं है वो, एंड आर्टिकल 3 जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स के ऑल्ट्रेशन एंड उसकी बात करता है। तो आर्टिकल 4 बोलता है कि इसमें जो भी लॉज बनाए जाएंगे दे आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी लॉज बनाए जाएंगे नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं माना जाएगा उनको, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड आर्टिकल, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि उसको ये नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि जितने भी ऐसे लॉज बनाए जाएंगे वो एक सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएंगे, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएंगे एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से, और सिंपल जो भी प्रोसेस फॉलो होता है बाकी लॉज में वो, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है ना वो सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होता है, दैट नीड्स स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, और कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं जहाँ पे जैसे कि स्टेट्स की भी आपको 50% मेजॉरिटी चाहिए, 50% स्टेट्स की सिंपल मेजॉरिटी से आपको वो भी चाहिए। ठीक है, वो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3, इसमें जो भी अमेंडमेंट, जो भी लॉज बनेंगे उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसका मतलब है कि स्टेट का नाम भी चेंज करना हो तो वो भी वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो सकता है। ठीक है, अब इसमें इसी में आया था कि ये जो पावर है पार्लियामेंट की, ठीक है, जिसमें वो एरिया कम कर सकता है, आर्टिकल 3 में हमने पढ़ा कि कम कर सकता है एरिया स्टेट का। तो क्या इस पावर के अंडर ये पावर भी है कि वो कोई एक्सीड कर सकता है फॉरेनर मतलब फॉरेन कंट्री को अपनी टेरिटरी, मतलब स्टेट से लेके हम किसी फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं क्या? क्या ये पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो सिंपल मेजॉरिटी से ये पास कर पाए? ठीक है, तो ये केस गया था बेरूबरी यूनियन में, जब बांग्लादेश को टेरिटरी देने की बात हुई थी। ठीक है, सो बेरूबरी यूनियन केस, बेरूबरी यूनियन जो है वो वेस्ट बंगाल में है, तो उसी से रिलेटेड जो है बेरूबरी यूनियन जो है वेस्ट बंगाल में, ये देना था बांग्लादेश को। वो तब पाकिस्तान था, अब तो वो बांग्लादेश है 1971 की बात। तो उस टाइम पे ये जो टेरिटरी देनी थी, तो इसी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी 1960 में कि अगर आपको सीड करनी है पावर, अगर आपको कुछ टेरिटरी सीड करनी है तो स्टेट से लेके कोई सीड करनी है टेरिटरी, तब आपको अमेंड करना पड़ेगा। यस, यू नीड टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में बोला था अगर सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट है, ठीक है, अगर सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट है बिटवीन टू कंट्रीज इंडिया एंड अदर वन, तब आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपल उससे भी कर सकते हो, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2015 का, ये हमने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ टेरिटरीज़ का आदान प्रदान करने के लिए हुआ था। ठीक है, सो फ्यू टेरिटरीज़ जो है बांग्लादेश ने इंडिया को दी एंड इंडिया ने बांग्लादेश को दी, बांग्लादेश को हमने ज़्यादा दी थी इनफैक्ट। तो ये तो हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद इसी चैप्टर में आता है कि जो स्टेट्स हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है, सो हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इसी में है सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। या अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस में या इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। देखो, इंडिया में जो है 2 कैटेगरी थी, एक तो ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट और एक हमारा प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है,
एक तो ब्रिटिश इंडिया वाला पार्ट और एक प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स जो थी इसमें जो रूल था वो नेटिव जो किंग्स और प्रिंसेस थे वहाँ का था, ठीक है। और यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो था ये आपका पैरामाउंटसी के अंडर था, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब बना था, मतलब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था 1947 का, जिससे हमें आज़ादी मिली, ठीक है। इसमें चीज़ें थी, या तो आप पाकिस्तान में चले जाओ या आप इंडिया में चले जाओ। पैरामाउंटसी में क्योंकि ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटसी थी तो उनके पास ऑप्शन दिए गए, आइदर यू जॉइन पाकिस्तान, आइदर यू जॉइन इंडिया और यू रिमेन इंडिपेंडेंट, ठीक है। आइदर तो आप या तो इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है। तो आउट ऑफ लाइक 552 जो हमारे सरदार पटेल जी हैं, यूनिटी ऑफ इंडिया इसीलिए तो बोला गया है क्योंकि उन्होंने यूनाइट किया था इंडिया को। तो प्रिंसली स्टेट्स जो हैं 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया और जो बाकी 3 हैं इंडिया को ज्वाइन ऐसे ही नहीं किया। जो सरदार पटेल जी हैं उन्होंने उन प्रिंसेस के पास गए, उन्होंने उनसे बात की और उस तरीके से काफ़ी बहुत सारे डिस्कशंस के बाद जाके ये सारे प्रिंसली स्टेट्स माने थे। ये जो 3 थे, ये 3 हैं जो कि जो उस टाइम पे नहीं माने थे इनिशियली, वो थे हैदराबाद, ठीक है, जूनागढ़। इन सब की डिटेल हम पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ेंगे, एंड कश्मीर। तो हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। तो इन्होंने बाद में धीरे धीरे ज्वाइन किया। तो हैदराबाद में तो ऑपरेशन पोलो था, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, बाय पुलिस एक्शन। तो पुलिस एक्शन के थ्रू ज्वाइन करवाया गया हैदराबाद को। जूनागढ़ में तो रेफरेंडम हुआ था, वहाँ पे लोगों ने खुद बोला कि नहीं हमें इंडिया का ही पार्ट रहना है। एंड कश्मीर में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसमें एंड उसी के तहत जो है उनको अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ठीक है, मतलब उनको इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत ही उनको ये बोला गया था कि खुद से आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हो, ठीक है। एंड तो इसके आगे हम बढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी। तो 1950 में, ठीक है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, 1, 2, 3 एंड 4। तो जो स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडियन यूनियन में जो स्टेट्स हैं उनकी 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। इन ऑल टोटल ये 29 थे, ठीक है, टोटल ये 29 थे। हमें ये सब याद नहीं रखना, बट हमें एक आइडिया होना चाहिए कि उस टाइम पे ऐसा क्या था। तो पार्ट ए जो स्टेट्स थी, ठीक है, पार्ट ए, इनका नाम, इनको हम बोलते हैं गवर्नर्स प्रोविंस, गवर्नर, जो कि गवर्नर प्रोविंसेस, ठीक है। ये जो थे पार्ट बी वाले वो थे, एक सेकेंड, हाँ, ये थे गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं लक्ष्मीकांत में, असम, बिहार एंड ऑल, ठीक है। इसमें हमारे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, जो आपके प्रिंसली स्टेट्स के अंडर थे, ठीक है। तो प्रिंसली स्टेट्स, और ये फॉर्मर है, ये ही नहीं कि वो जो फॉर्मर थे ना, ये फॉर्मर मतलब जो पहले गवर्नर के प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, वो पार्ट ए में आ गए। जो पहले प्रिंसली स्टेट्स वाले थे विद लेजिस्लेचर, ठीक है, विद लेजिस्लेचर्स, तो वो पार्ट बी में है।
पार्ट सी एंड पार्ट डी। तो पार्ट सी में क्या थे, फॉर्मर जो चीफ कमिश्नर होते हैं, ठीक है, तो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, तो पार्ट सी में ये थे, और पार्ट डी में था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन थी 1950s में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था कि क्योंकि ये प्योरली एक एडहॉक बेसिस पे था, ठीक है, लेकिन जब क्या कहते हैं, जब इंटीग्रेशन हुआ प्रिंसली स्टेट्स का, ठीक है, तो धीरे धीरे डिमांड्स आने लगी डिफरेंट स्टेट्स से, एंड मेनली फ्रॉम द साउथ इंडिया। इन्होंने बोला कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, वो लैंग्वेज के बेसिस पे करो, ठीक है, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप जो है इंटीग्रेशन करो। जैसे मराठी वाले मराठी मतलब रीजन बना दो एक अलग, हिंदी जो बोल रहे हैं उनका अलग, गुजराती वाला अलग, मतलब इस तरीके से, और जैसे तमिल वाले अलग। सो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है डिवीज़न करो, ओके। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे जो है कमीशन आती है। तो सबसे पहले आती है धर कमीशन। धर कमीशन जो थी आपकी, ये बनी थी जून 1948 में। सो धर कमीशन जो जून 1948 में बनती है, ठीक है, इसका फॉर्मल नेम जो था वो था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, एंड ये एस के धर जो हैं उनके अंडर ये बनती है। 1948 जून में बनती है। विद इन लाइक 6 मंथ्स वो दिसंबर में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और उन्होंने बोला कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे होना चाहिए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे होना चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब पसंद तो नहीं आई, तो रिसेंटमेंट हो गई, एंड उसकी वजह से फिर एक और जो है कमीशन बनी, जिसमें नेहरू जी खुद, वल्लभ भाई पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, एंड पाताबी सीतारामैया, ये तीनों जो थे, ठीक है। सो नेहरू जी, हमारे सरदार पटेल जी एंड सीतारामैया, तो ये है JVP कमीशन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पाताबी सीतारामैया। तो ये JVP कमेटी बनती है, एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में दी। हमें डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए कि 1948 में थी, ये 1949 में थी। एंड इन्होंने भी लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्मली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट्स का वो सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बीच में, फिर अक्टूबर 1953 में इसके बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंध्रा स्टेट बनाई। ऐसा क्या हुआ कि आंध्रा स्टेट बनाने की ज़रूरत पड़ गई? तो हुआ क्या था, आंध्रा स्टेट बनाई थी। हाँ, आंध्रा में तो तेलुगु बोलते हैं ना, तो तेलुगु स्पीकिंग एरिया को इन्होंने अलग किया था मद्रास से, ठीक है। तो तमिल जो बोलते हैं वहाँ से, उस रीजन से इसको अलग किया था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो एक कांग्रेस के ही एक पर्सन थे, श्री रा मुलू, ठीक है, इनका नाम है ये। तो इन्होंने जो है फास्ट अंटिल डेथ, एंड इनकी जो है वो डेथ हो गई। एंड डेथ होने के बाद कांग्रेस को इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी 56 डे की, एंड फिर उनकी डेथ हो गई। एंड तो उसके बाद सबसे फर्स्ट स्टेट, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि 1953 में हमारा आंध्र प्रदेश बनेगा, ओके, तो ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि अब क्योंकि आंध्र प्रदेश बना तो बाकी स्टेट्स तो चुप नहीं रहेंगी, बाकी स्टेट्स में भी डिमांड होने लग गई धीरे धीरे। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक और कमीशन बनानी पड़ी। इन दिसंबर 1953 एक और कमीशन बनती है, फजल अली कमीशन, ठीक है। तो फजल अली कमीशन बनती है, जिसकी चेयरमैनशिप में, फजल अली के चेयरमैनशिप में, एंड इसमें 2 और मेंबर थे, जो कि आपको स्टेट PCS अगर कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, पूछ सकते हैं,
KM पानिकार एंड HN कुंजरू, ठीक है, ये दो और बंदे थे एंड फजल अली। अब ये जो कमीशन बनी थी तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1955 में एंड इन्होंने क्या किया कि ब्रॉडली इन्होंने लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लिया एज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो पहली बार किसने लैंग्वेज इन्होंने एक्सेप्ट किया? फजल अली ने। लेकिन ऑल्दो लैंग्वेज किया, लेकिन इन्होंने बोला कि वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट, मतलब हर एक स्टेट एक लैंग्वेज और एक स्टेट का कंसेप्ट नहीं होगा। ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 मेजर फैक्टर है, नहीं तो यूनिटी ऑफ इंडिया जो है वो खतरे में आ जाती। तो यूनिटी ऑफ इंडिया जो है प्राइमरी कंसिडरेशन है, ठीक है। किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल यूनिट को रीड्रॉ करने के लिए जो आपकी यूनिटी है इंडिया की, दैट शुड बी मेंटेन, राइट। तो इन्होंने बोला कि 4 मेजर फैक्टर्स रहने चाहिए जब भी हम जो है रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट को। तो 4 मेजर फैक्टर्स होंगे, जिसमें वही यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल होमोजिनिटी होनी चाहिए उस स्टेट में लोगों पे, एंड देन कुछ फिनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस, एंड 4th ये चारों पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश, देन फिर फजल अली, और उन्होंने लैंग्वेज एक्सेप्ट की, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं किया एक्सेप्ट। इसी में अच्छा 4th है वेलफेयर ऑफ द पीपल इन ईच स्टेट एंड नेशन एज अ होल। तो वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर, नेशन का भी वेलफेयर, ये 4 कंसिडरेशन के बेसिस पे ही कोई भी स्टेट डिवाइड जो है वो रीऑर्गेनाइज होगी, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट। तो इन्होंने एक और चीज़ सजेस्ट की फजल अली कमीशन ने कि जो 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन है उसको एबॉलिश कर दो। तो फिर ओरिजिनल मतलब जो भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन थी, पार्ट A, B, C, D, उसको एबॉलिश करके इन्होंने जो है उस टाइम पे क्रिएट हुई हमारी 16 स्टेट्स टोटल एंड 3 आपकी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। सो ये रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर ली। एंड फिर उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आती है, एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 का, ठीक है। ये आपका किससे रिलेटेड है? इसी से रिलेटेड है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। एंड जो पार्ट A, पार्ट B, ठीक है, पार्ट C तो ख़त्म ही कर दिया, एंड सम ऑफ देम वर मर्ज विद एडजेसेंट स्टेट्स, कुछ को यूनियन टेरिटरीज बना दिया। तो अब उन्होंने सजेस्ट किया था 16 स्टेट्स एंड 3, एक्चुअली में बनी 14 स्टेट्स। तो डू वी नीड टू रिमेंबर दिस? नो, ये याद नहीं रखना, बट ये याद रखना है कि ये एक्ट बना, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 14 स्टेट्स बनी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, ठीक है। तो ये हमारी 1955 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, तो 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो ये हमारे जो है टेरिटरीज बनती हैं, ठीक है। तो अब इसमें दे रखा है कि कौन सी किसके साथ मर्ज हुई थी। वी डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, ठीक है, याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस एक आइडिया के लिए आप पढ़ सकते हो, बट इतना इम्पॉर्टेंट वो है ही नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इतना आइडिया तो थोड़ा बहुत अपने को पता ही होता है। जैसे कि हैदराबाद का जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था, वो आंध्र प्रदेश को दे दिया गया था, ठीक है। एंड मध्य भारत स्टेट विंध्य प्रदेश एंड भोपाल मध्य प्रदेश में आ गया था, ठीक है। एंड सौराष्ट्र और कच्छ को बॉम्बे में दे दिया था, और फिर बाद में गुजरात अलग होगा बॉम्बे से, ठीक है, मतलब महाराष्ट्र से। तो इस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन किया था। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि आफ्टर 1956 कौन कौन सी स्टेट्स बनी, ठीक है। तो पोस्ट 1956 अब कौन कौन सी स्टेट्स बनती हैं, ठीक है। तो देखो, पॉलिटिकल मैप जो है पूरा का पूरा चेंज हो गया, क्योंकि पॉपुलर एजिटेशंस हुई, कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस भी थी। तो बहुत सारी जो है बहुत सारी स्टेट्स जो हैं
एग्जिस्टिंग स्टेट्स का बाइफिकेशन हुआ, तो सबसे पहला जो हुआ है वो हुआ था उसके बाद महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। ये आपका होता है 1960s के अराउंड। तो मतलब सबसे पहले जो हुआ था वो महाराष्ट्र एंड गुजरात। इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जो कि स्टेट पीसीएस में मोस्टली आ भी जाते हैं, कि पहले कौन सी बनी थी। जैसे इधर से आपका हरियाणा दे दिया और पुडुचेरी दे दिया, तो एक आपको डेट्स का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और रीअरेंज करने के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। सो महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है 1960 में बना था, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र फॉर मराठी एंड गुजरात एंड ठीक है। उसके बाद हमारा दादरा एंड नागर हवेली, ओके। तो बिकॉज पोर्तुगीज जो थे ये रूल कर रहे थे इसी पे, ठीक है, गोवा पे भी कर रहे थे। तो पोर्तुगीज जो है 1954 तक ये उनके पास था, दादरा एंड नगर हवेली। तो फिर इसके बाद जो है टिल 1961 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडमिनिस्ट्रेटर रखा, ठीक है। ये 1954 में गए, 1964 के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ही थे ये। एंड देन उसके बाद मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो है चूजन बाय द पीपल, लोगों ने जो है खुद से चूज़ किया और वो उसको जो है एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे। एंड उसके बाद ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बनता है, ठीक है। ये बनता है 1961 में, गॉट इट। सो पोस्ट 1956 हमारा महाराष्ट्र एंड गुजरात 1960 में अलग होता है। देन दादरा एंड नागर हवेली 1961 में यूनियन टेरिटरी बनती है। 1954 में लिबरेट होती है पोर्तुगीज से। एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है लोगों ने चूज़ किया हुआ एडमिनिस्ट्रेटर उसको रूल कर रहा था, एडमिनिस्टर कर रहा था टिल देन, ठीक है। उसके बाद आपका गोवा है। देखो अगर आप मैप देखो इंडिया का, अभी हमने कहाँ बात की, अभी हमने महाराष्ट्र गुजरात की बात की, फिर हम कहाँ पे गए, यहीं पे दादरा एंड नागर हवेली है कहीं पे, ठीक है। तो दादरा एंड नागर हवेली, अब हम जा रहे हैं गोवा की तरफ, ठीक है। अब हम मतलब कि अगर आपको, और फिर गोवा और फिर दमन दीव तो वैसे इधर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया याद रख लो कि गोवा दमन एंड दीव वो एक साथ गए थे, एक साथ बने थे। तो गोवा दमन एंड दीव ये जो है आपके पुलिस एक्शन से आपको ये सारे टेरिटरीज जो हैं एक्वायर की थी बाय द पोर्तुगीज 1961 में, ठीक है। दादरा एंड नागर हवेली 1954 में मिल गया था, लेकिन ये 1961 में मिला है। सो 1961 में ये आपके यूनियन टेरिटरी बना दिए गए तीनों, ठीक है। लेकिन 1987 में मतलब आफ्टर कुछ ईयर्स गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था बाद में, ठीक है। एंड जो दमन एंड दीव है उसको गोवा से अलग करके जो है यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी 1987 में, ठीक है। तो अब हम कहाँ पहुँचे, तो पहले हम महाराष्ट्र गुजरात से शुरू हुए, फिर हम गोवा गए, दादरा एंड नगर, फिर गोवा दमन एंड दीव एक साथ थे, ठीक है। तो फिर अब हम जाएंगे नीचे और इस तरफ चलते हैं पुडुचेरी की तरफ, ठीक है, पुडुचेरी। तो अब आता है हमारा पुडुचेरी जो कि फ्रेंच उसके अंडर था, ठीक है। तो पुडुचेरी में नॉट जस्ट कि देखो पुडुचेरी ना यहाँ पे है, बट वो केरला में भी है। आई थिंक माहे केरला में है, करैकल और यनम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मुझे देखना पड़ेगा। तो इसमें 4 हैं पुडुचेरी में, एक तो करैकल है, यनम है और माहे है। माहे आई थिंक केरला में पड़ता है, और बाकी आई थिंक ये सारे तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में भी आता है शायद, या फिर तमिलनाडु में, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। आई थिंक यनम आंध्र प्रदेश में है और बाकी ये 2 हैं इसमें तमिलनाडु में। तो ये जो पुडुचेरी है ये आपकी जो है फ्रेंच ने 1954 में हैंड ओवर की थी टेरिटरी, ठीक है। एंड जो पुडुचेरी है ये एक एक्वायर्ड टेरिटरी की तरह 1962 तक जो है रही, एंड 1962 में इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, ठीक है।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि गुजरात और महाराष्ट्र अलग होते हैं 1960s में। फिर हम यहाँ से गए दादर एंड नागर हवेली, ठीक है। ये 1961 में यूनियन टेरिटरी बनता है। 54 में पोर्तुगीज़ चले गए थे, लेकिन 1961 में यूनियन टेरिटरी बनती है। फिर हम गोवा में गए। गोवा 1961 पुलिस सेक्शन, गोवा, दमन एंड दीव तीनों एक साथ 61 में यूनियन टेरिटरी बनते हैं। 87 में गोवा दमन दीव अलग कर देते हैं एंड गोवा अपना स्टेटहुड ले लेता है। फिर हम यहाँ से घूम के गए पुडुचेरी, ठीक है। तो पुडुचेरी यहाँ कहीं है, तो पुडुचेरी चेन्नई के पास ही है, ठीक है। तो पुडुचेरी जो है वो आपका फिर 1962 में यूनियन टेरिटरी बनता है। ओके, नाउ वी गो टू नॉर्थ ईस्ट। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो हम नॉर्थ ईस्ट जाते हैं नागालैंड। नागालैंड जो है 1963 में बनता है, ठीक है। नागालैंड जो है 1963 में स्टेट ऑफ नागालैंड बनता है बाय टेकिंग द नागा हिल्स एंड जो हमारा असम है, ठीक है। सो ठीक है, ये हमारा असम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नागालैंड है। तो असम से जो नागा, ठीक है, नागा हिल्स एंड तुआनसैंग एरिया लेके नागालैंड बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हरियाणा। अब हम हरियाणा की तरफ आ जाते हैं। नागालैंड के बाद हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। तो 1966 में पंजाब को बाइफरकेट किया जाता है हरियाणा एंड पंजाब में। एंड जो हिंदी वाला जो एरिया था, हिल्स वाला एरिया था ना, तो वो अच्छा, और इसमें यूनियन टेरिटरी भी बनता है चंडीगढ़ एज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ बोथ हरियाणा एंड पंजाब, ठीक है। एंड जो आपका कुछ एरिया जो था वो हिमाचल प्रदेश में जाके हिमाचल प्रदेश को अलग से स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसमें हाँ, इसमें है शाह कमीशन। तो शाह कमीशन, ठीक है, इसमें एक तो हरियाणा वाला रीजन जो हिंदी स्पीकिंग हो गया, देन पंजाब, देन चंडीगढ़ अलग से, एंड जो हिल एरिया था वो हमारा हिमाचल प्रदेश में गया। तो हिमाचल प्रदेश को बाद में 1971 में स्टेटहुड का दर्जा मिलता है। वो पहले यूनियन टेरिटरी थी, एज अ यूनियन टेरिटरी। इसको 1971 में स्टेट बना देते हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं वापस नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी 1972 में मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, ये तीनों अलग बनते हैं। फिर 1972 में, इससे ज़्यादा हमें नहीं जानना, काफ़ी डिटेल में हो जाता है अदरवाइज। 1972 में मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एंड देन 1975 में सिक्किम इससे पहले प्रोटेक्टोरेट था, फिर उसके बाद वो एक स्टेट बना दिया। एंड देन यस, इन 2000 झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़, एंड इन 2014 तेलंगाना बन जाता है सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।